अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में एक हफ्ते में 3 बार राब्ते हुए और दोनों रहनुमाओं के बीच क्या क्या बातें हो रही हैं। अंदरूनी कहानी सिर्फ समा पर। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, डील कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, मुफाहमत के बादशाह एक और बड़ी डील कराने में मसरूफ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका दोस्तों ने इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी अलालत भूल कर जो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का सख्त बयानिया है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और नवाज शरीफ के जो मामलात हैं उनमें अब आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के तौर पर डील कराने में मसरूफ है। पीडीएम की जो तहरीक है वो कुछ लोग के मराइल में दाखिल हुई है। साबिक सदर से कुछ मुश्तरका दोस्तों ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया, जो पैगाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब नवाज शरीफ से खुद इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान 3 मरतबा इन 2 बड़े रहनुमाओं में राब्ता हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ रोज कबल मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है वो उन्हें आगाह किया है। उन्हें जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम आया है, जो गुफ्तगू की बातचीत हुई है वो इन्हें आगाह किया है। जो एजेंडा है वो तैयार किया जा रहा है। जो पहला मरहला होगा इस जो पीडीएम की तहरीक का, अब वो नून लीग का जो सख्त बयानिया है वो कुछ उसमें ठंडक आएगी, कुछ वो बयानिया नरम होगा, जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मौलाना फजल रहमान के जो सख्त लफ्जी गोराबारी है उसे भी कम करना होगी। जो पहले जो नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम हैं उन पर जो इल्जामात हैं, गदार वतन समेत जो अहम इल्जामात हैं उनका जो दबाव है वो कम करने पर गुफ्तगू हुई है। पीडीएम की जो शराइत हैं अगर उस पर तीसरी कुव्वत जो राब्ता कराने में जो अहम किरदार अदा कर रही है इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी के दरमियान, अगर इस्टेब्लिशमेंट वो पीडीएम के तजवीज़ करदा शराइत कबूल करती है और जो मुश्तरका शराइत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तैयार कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ेगी। मुस्बत पैगाम जो है वो अमल एक दूसरे की जानिब से जवाबात आमने सामने आए हैं, जिसके बाद मामला यकीनन कुछ बेहतर हुए हैं और बातचीत का ये सिलसिला चल पड़ा है। एक हफ्ते में 3 मरतबा साबिक सदर और वजीर आजम का इस सिलसिले में राब्ता हुआ है। अगर पस पर्दा मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो तहरीक आगे बढ़ेगी और तहरीक का दूसरा मरहला जो है वो उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन तहरीक के दूसरे मरहले से पहले पीडीएम की जमायतों को जो हम ये कह सकते हैं कि एक मुस्बत पैगाम मिला है आगे से और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उसमें पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। संजय, आपने बताया कि एक हफ्ते के दौरान 3 मुलाकातें हुई हैं इन दोनों के दरमियान। ये बताएगा कि आज पीडीएम ने एहतजाजी मुजाहिरे करने थे, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अब तक जो डील है वो इब्तिदाई मरहले में है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ एक दूसरे के पैगाम आगे जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो इस तहरीक को भी यकीनन कम करना होगा, लेकिन ये इब्तिदाई मरहल है। जब तक मरहल में दबाव बरकरार रखना है, इसीलिए ये एहतजाजी मुजाहरे इसी तरह होते रहेंगे जब तक मुज़ाकरात किसी अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। कोई डील बाज़ाब्ता तौर पर होती है, डील से पहले ये एहतजाजी धरने मुजाहरे इसी तरह जारी रहेंगे। अच्छा संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह अब लाहौर में जलसा होना है और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि जो है डील जो है वो आखिरी मराहिल में है और कुछ पैगामात का तबादला भी हुआ है, कुछ लो और कुछ दो के मराहिल में दाखिल हो गई है ये डील, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे तो क्या लाहौर का जलसा मुलतवी किया जा सकता है? क्योंकि जरदारी पहले भी जब उनकी मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान से तो इस जलसों के हवाले से बात की गई थी और रोका गया था जरदारी की जानिब से। देखें, जलसा अब तक जो सूरत हाल है उसमें तो जलसा होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि पैगामात का सिलसिला शुरू है, इब्तिदाई मराहल शुरू हुए हैं, इससे पहले जो राब्ते मुनक़्ता से इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान एक बेचैनी की कैफियत थी, वो एक दूसरे से बात करना नहीं चाह रहे थे। पीडीएम की जमायतों को ये कहा जा रहा था कि इनसे गुफ्तगू नहीं होगी, ये मुल्क की मुफाद में गुफ्तगू नहीं है, मुल्क के जो मुफाद है उनके खिलाफ ये लोग बातें करते हैं। लेकिन अब जो है वो इनका एहसास हुआ है, बातचीत आगे बढ़ी है, मुश्तरका दोस्त जो हैं वो सरगर्म हुए हैं, क्योंकि जब भी सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ते हैं तो मुश्तरका दोस्त जो है अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस दफा मुश्तरका दोस्त सरगर्म हुए हैं और सरगर्म होकर उन्होंने
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का लहजा सकता है, नवाज शरीफ का बयान आ सकता है। आसिफ अली जरदारी इस सारी सूरत हाल में ठीक है, ये है कि मफाहमत के बादशाह जो है वो मफाहमत के लिए सरगर्म है और एक हफ्ते में 3 जो है वो मुलाकातें हुई हैं। बहुत शुक्रिया, राब्ते हुए हैं। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी वबा से निमटने के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में गरीब ममालिक के कर्जे मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की। गैर कानूनी रुकूम की तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिली रोकने और $500 अरब का हंगामी फंड कायम करने की तजवीज़ भी पेश की। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने मौसर लॉकडाउन के जरिए न सिर्फ वबा को रोका बल्कि लोगों को भूख से भी बचाया है, लेकिन अब दूसरी खतरनाक लहर का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद जान की बाजी हार गए। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर गए। वो 1 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। 2 रोज से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। मुल्क भर में हलाकतों की मजमूई तादाद की बात करें तो 8,200 से जायद हो चुकी हैं, जबकि 3,262 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में 4,10,000 से जायद अफराद कोरोना का इस वक्त शिकार हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात और केसेस में ख़तरनाक इजाफा। मुल्क भर में आज यौम दुआ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में खुसूसी दुआएं की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि उलमाए कराम कहेंगे तो लोग बाज़ारों में भी एहतियात करेंगे। मसाजिद जाने के लिए तयशुदा SOPs पर अमल करना होगा। उलमा ने अपील की है कि कुछ अरसे के लिए जलसा और जुलूसों को मौखर कर दिया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करें, जहां नादरा की कवानीन यतीम बच्ची की तालीम में रुकावट बन गए। 3 माह की थी तो वालिद दुनिया से गुजर गए। 3 बरस में वालदा इंतकाल कर गईं। नादरा ने वालिदैन के बगैर बेफॉर्म जारी करने से इनकार कर दिया। मैट्रिक बोर्ड ने महम रहमान का एडमिट कार्ड रोक लिया और तालिबान ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। यतीम तालिबा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरे अब्बू अम्मी नहीं हैं, इसी वजह से मेरा बेफॉर्म नहीं बन सकता। बेफॉर्म नहीं बनने की वजह से मेरी तालीम जारी नहीं रह रही। मुझे बेफॉर्म में शो कर दें। तो अभी तक आप कैसे पढ़ रही थी, कहाँ रह रही थी? ये हैं 3 महीने मामू के पास और 3 महीने खाला के पास। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा। देखिए, इस 14 साल लड़की का नाम माहम है, जो कि लाइजेरिया की रिहायशी है और इनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उस्मान फारूक एडवोकेट हैं। उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त में कहा है कि माहम के चूँकि वालिदैन दुनिया में नहीं है और ये यतीम भी है, बेसहारा भी है, कुछ रिश्तेदारों के घर पे ये रहती है और पढ़ना चाहती है। चूँकि अब तक इसने अपनी तालीम जारी रखी है, मगर जो क्लास 9 में आकर इसके साथ ये बेफॉर्म वाला इशू सामने आया है। जब स्कूल की जानिब से फॉर्म भेजा गया तो मैट्रिक बोर्ड ने एतराज़ लगाया कि बेफॉर्म के बगैर एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सकता और यही वजह है कि बच्ची की तालीम न सिर्फ मुतासिर हो रही है बल्कि इसका पूरा कैरियर तबाह हो सकता है। बेसहारा बच्ची है। अदालत में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें मैट्रिक बोर्ड को भी फरीक बनाया गया है, नादरा हुक्काम को भी फरीक बनाया गया है और जो दीगर हुकूमत के फंक्शनरीज हैं उनको फरीक बनाया गया है। इम्कान है कि 2-3 दिन में इस दरख्वास्त की समाअत होगी। सही, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। उस्मान एडवोकेट जो माहम के वकील हैं, उनका क्या कहना था वो भी सुनते हैं। बेफॉर्म की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है नादरा की तरफ से वो ये है कि पेरेंट्स के अंदर जो है लोग आएँ और उसके साथ जो है उनका थंब इम्प्रेशन हो, तो लिहाजा ये बेचारी जो है अपना कैरियर जारी नहीं रख सकती। तो हम ये सदा कर रहे हैं कि इसमें इनको जो है बेफॉर्म जारी किया जाए और जो इनका एजुकेशन है पूरा साल इनका ज़ाया होने का ख़तरा है, तो इनको जो है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस एडमिट कार्ड जारी करे ताकि ये जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सके। लाहौर में 3 साल की बच्ची को मौत के 11 साल बाद इंसाफ मिला। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने 6 डॉक्टर्स को बच्ची की मौत का जिम्मेदार करार देते हुए लाइसेंस मंसूख कर दिए। ये क्या खबर है, जानते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा तफसीलात। ये वाक़या है आज से 11 साल पहले का। लाहौर की 3 साल की ईमान मलिक
का हाथ जला और वालिदैन परेशानी में उसको लाहौर के एक मारूफ निजी अस्पताल लेकर आ गए ताकि उसका जो मरहम पट्टी है वो की जा सके। यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने उसको इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन एक के बाद एक जो पोर्सिलीन के इंजेक्शंस हैं वो देना शुरू कर दिए। 4 इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद ईमान मलिक की हालत गैर होना शुरू हो गई और कुछ ही वक्त बाद वो इस दुनिया से रुखसत होगी। इस केस को ईमान मलिक के अहले खाना अदालतों में लेके गए, सेशन कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर भी जो है ये केस चलता रहा। और अब 11 साल बाद ये फैसला आया है कि जो 6 डॉक्टर्स हैं उनकी गफलत साबित हुई है। उन्होंने अपनी जो काम है उसमें नेग्लिजेंस बरती, जिसकी वजह से इस बच्ची की जो मौत है वो वाक़या हुई थी और इन डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इनमें से 2 डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि मफरूर हैं, उस वक्त से ही आज तक सामने नहीं आए। ईमान मलिक के जो अहले खाना हैं उनके मुताबिक वो जो इंजेक्शंस उस बच्ची को उस वक्त इस निजी अस्पताल के अंदर लगाए गए थे वो इंजेक्शंस किसी भी शख्स को, एडल्ट को दिए जाते हैं, वेंटिलेटर होने की सूरत में दिए जाते हैं और एक माइनर बर्न के लिए नहीं दिए जा सकते। और यही डॉक्टर्स का भी मौक़िफ़ है जो कि उनसे बात करते रहे और सामने आया है। ईमान मलिक के दादा से हमारी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने ये फैसला मानने से इनकार किया है। वो मजीद क्या कहते हैं आइए जानते हैं। ये पीएमडीसी के इस फैसले से मैं एग्री नहीं करता। पीएमडीसी या पीएमसी ने जो अभी डिसीजन लिया है उसके अंदर इंसाफ नहीं है, इसके अंदर मेलाफाइड है कि यहाँ पे कानून भी जो है ना वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। इन्होंने बड़े हाथियों को बचाने के लिए उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया 5-6 डॉक्टर्स। ये सीधा 302 का केस है। उनको टास्क दिया जाता है कि आपने एक दिन में 2 पेशेंट जो हैं वो रेफर करने हैं अंदर, क्योंकि वो एडमिट होंगे, उनके टेस्ट शुरू होंगे तो इनके चार्जेस बनेंगे। मेरी पोती को जो इंजेक्शन लगाया गया था उसी का मकसद यही था कि ये चली जाए, बेहोशी की हालत में रहे और इसको हम अंदर रेफर कर दें। जब तक संदीप कुमार नहीं सामने आता तो समझें कि ये एक बंद किताब है। वो पाकिस्तान में है, अगर कहीं बाहर भी है तो हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर वो कहीं बाहर चला गया तो वो इमिग्रेशन में उसका रिकॉर्ड होगा। इस केस को अदालत में लेके जाने वाले एडवोकेट असर सिद्दीक का ये कहना है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर्स को लाइसेंस मंसूख करने का जो फैसला दिया है वो इसको मानने से साफ इनकार करते हैं। उन्होंने समा से गुफ्तगू की है। मजीद वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से 11 साल वो एक जद्दोजहद करते रहे और अब क्या वो इस फैसले से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, आइए जानते हैं। 2009 का वक़्वा है, 2010 से ये मामला पीएमडीसी में जाता रहा हूँ, खुद वहाँ धक्के खाते रहे हैं। यानी इंसाफ लेने के लिए कितना महंगा इंसाफ हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में करते रहे हैं, उसके लिए वहाँ सेशन कोर्ट में क्या दौड़ लगानी पड़ी, क्या मसाइल यहाँ पैदा हुए, हाई कोर्ट के मसाइल के हवाले से क्या मसाइल पैदा हुए, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। तो ये खाली लाइसेंस करने मैं समझूंगा ये इंसाफ का कत्ल है। ये कोई इंसाफ नहीं है। और 10 साल बाद जाके अगर लाइसेंस कैंसिल भी हो गए हैं, उनमें से अब सारी बातें अब आ गई, उनके पास राइट है अपील का, वो सारे मामले में वो कल लाइसेंस बहाल हो जाने हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि ये इंसाफ की नाकामी है, ये बड़ा ज़्यादती और जुल्म है कि 10 साल बाद जाकर भी, और ये पीएमडीसी की कार्रवाई पे और उसकी काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों से भी हमारी इस मामले के ऊपर बात हुई, जिन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको विक्टिमाइज किया गया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से। कई लोगों ने कहा कि हम इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं, कुछ ने डॉक्टर्स के ऊपर तनकीद भी की, लेकिन वक्त ने इसे इनकार किया कि वो ऑन स्क्रीन आकर जो है वो इस तमाम मामले पर बात कर सकें। ओवर टू स्टूडियोज। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में इस्लाहात का अमल जारी है। डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायतें कितनी है, किस नौयत की है, कितनों पर अमल हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी कुछ बताने से कासिर हैं। जी हाँ, पीएमसी का ये हाल है, मरीज जब जाए तो जाए कहाँ। अरहम खान से जानते हैं। जी अरहम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है वो इसीलिए तहलील किया गया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम आए, क्योंकि करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे और बहुत सारे जो मरीज वहाँ पे जाते थे शिकायत लेकर, तो उनका भी अदाला नहीं किया जाता था।
अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क़याम अमल में आया है। उनके जो सरबरा हैं डॉक्टर अरशद तकी, उनसे हमारी बात हुई। जब हम उनसे सवाल किया कि उनके पास किस तरह के केसेस आ रहे हैं, केसेस की नौयत क्या है, तो उन्हें कुछ इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि आप हमें 2 से 3 दिन का वक्त दें, क्योंकि PMC में इस्लाहात का अमल जारी है और हमारे पास जितनी दरख्वास्तें आती हैं हम उसे साथ साथ निपटा रहे हैं, और जो भी शिकायत हमारे पास आएंगी वो हम आने वाले दिनों में उसे पब्लिक भी करेंगे। अभी हम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के अंदर मसरूफ हैं। उस हवाले से जो शिकायत आ रही है उनका अदाला कर रही हैं। तो अभी उन्हें खुद भी ज्यादा तफसीलात मालूम नहीं थी और उन्होंने मीडिया को भी तफसीलात बताने से वो गुरेजा थे कि किस तरह के जो मामलात हैं उनके पास आ रही हैं। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि आया जो मरीज हैं हमारे पास, वो भी हम आए दिन देखते हैं कि अस्पतालों में एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक ऐसा इदारा है जहां वो जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है या डॉक्टर्स की तरफ से कोई मुबैना गफलत होती है तो आगाही की भी कमी है। दूसरी जाने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को अब अहम किरदार अदा करना होगा कि अगर डॉक्टर्स की या मरीजों के कोई मसले मसाइल हैं तो उस तरफ तवज्जो दी जाए। किरदार अदा करना होगा इसमें भी कि इस तरह के वाकयात आगे ना हो। अरहम खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि PMA ने क्या एक्शन लिया है डॉक्टर्स के खिलाफ जो इस सब तमाम मामले में मुलव्विस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, PMA एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है और उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि PMA उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और जो एक्शन लेना है ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस बच्ची का जो अब फैसला 11 साल के बाद अब ये सारी बातें आ रही हैं, ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम की खराबी है ना। तो ये सिर्फ इस मरीजा की या इस बच्ची का मामला नहीं है, इसी तरह से हमारा सिस्टम ही ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों को आप देखें तो अपने प्लॉट के सिलसिले में, अपने और दूसरे सिलसिले में वो बंदा मर जाता है और उसके जगह उसका बेटा केस लड़ रहा होता है। वो ठीक है सर, आप ये तमाम तर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात के हवाले से भी बता दीजिएगा, वो क्या कहती है? देखिए, इखलाकियात तो डेफिनेटली यही कहती है ना कि एक आदमी है जो कि डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम ही यही होता है कि मरीज की के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। मरीज बीमार है तो उसको देखना, उसको सही करना। अब वो कितना उसमें अपने प्रोफेशनल को निभाता है, कितना ईमानदारी के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ करता है, तो ये तो इखलाकी हर आदमी का इंडिविजुअल्स है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर है, हमारी हर आदमी की अपनी अपनी एक उसका किरदार है कि वो क्या किस तरह से किसी चीज को समझता है, कैसे डिलीवर करता है। लिहाजा प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसमें कि कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हम जो है वो कहीं पे कंप्रोमाइज करें। और ये देखें, ये जरूर है कि ये केस अभी अगर जो हुआ है तो ये PMC, तो ये बात सही है कि PMC तो अभी बनी है, PMDC उससे पहले ये कर रही थी। उसके बाद अब PMC को चाहिए कि इसका प्रॉपर तरीके से सारी चीजें इसको बरूआकार लाए। जो भी इसके केसेस हैं उसको करना चाहिए। अब चूंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आ गया है तो उनके जो लोग हैं उनको इस चीज को देखना पड़ेगा। यकीनन इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपका पॉइंट हम तक आ गया। डिफेंस में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के केस की बात करें तो अदालत ने SHO गिजरी को 10 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं इरफान उल हक से। जी इरफान, बताइए इस बारे में। देखिए, दरख्वास्त में ये दावा किया गया है कि जो पुलिस मुकाबला था वो न सिर्फ मशकूक है बल्कि कई इसमें लूप होल्स हैं। पुलिस ने जो क्राइम सीन है उसे वॉश कर दिया, जो दीवारें हैं और जो वहाँ पर दरवाजे हैं घर के, और जिस बंगले में एक शो किया गया है कि यहाँ पुलिस मुकाबला हुआ है वो वहाँ कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा करवाया जाए। अब्बास का, लैला परवीन का ये कहना है कि जो उनके ड्राइवर हैं अब्बास, उनको जाली पुलिस मुकाबले में जामा किया गया है, इसलिए जो मुतालिका पुलिस है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद 10 दिसंबर तक नोटिस जारी किए हैं SHO गिजरी को और उन्हें हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर वो अदालत को अपने मौक़िफ़ से आगाह करें ताकि पर्दे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक आपका।
हम खबर शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी की एक और मुबीना बेनामी कंपनी सामने आ गई। समा ने एहतसाब अदालत में पेश अहम रिकॉर्ड की तफसीलात हासिल कर ली। हमारे साथ सुहेल रशीद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुहेल, बताएगा एक और कंपनी की तफसीलात सामने आ गई। जी ऐसा ही है, ये तफसीलात नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में जमा करवाई गई हैं और नैब के गवाह की जानिब से इससे मुतल्लिका रिकॉर्ड भी पेश किया गया है। इस रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो नैब का ये कहना है कि अल्फा जुल्लू नाम की एक बेनामी कंपनी है जो आसिफ अली जरदारी ने 2014 में ये कायम की थी और इस पर बेनामी डायरेक्टर्स के जरिए इसको रजिस्टर कराया गया था SCCP में, ऐसा नैब का कहना है। और ये बताया गया है कि ये खास मकसद के लिए कायम की गई थी, इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है 700 मिलियन रुपए की, ऐसा कहा गया है नैब की जानिब से अपनी रिपोर्ट में। और ये कहा गया है कि इस कंपनी की जो बुनियादी रकम चाहिए होती है कंपनी बनाने के लिए, वो भी जो लक्की इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट है डिक्लेयर्ड, उससे दी गई थी। जबकि हुसैन लवाई ने इस कंपनी को सिंध बैंक के साबिक सदर बिलाल शेख के साथ मिलकर 700 मिलियन रुपए का कर्ज फराम किया था। ये कर्ज कभी वापस नहीं किया गया और फिर इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई और ये बिलाहर होते होते ओमनी की जो शुगर मिलें थी उनको ये मुंतकिल होती रही है। सारी रकूम जो अल्फा जुल्लू कंपनी है, इसके बारे में ये नैब का मौकफ है कि ये आसिफ अली जरदारी ने खास मकसद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कायम की थी और 2014 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मुकम्मल जो रिकॉर्ड था वो पेश किया गया है, एहतसाब अदालत में जमा हो चुका है। और जो SCCP के गवाह थे मोहम्मद नईम बतौर गवाह यहाँ पर पेश हुए थे, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनकी जानिब से इसका सारा जो डायरेक्टर्स के नाम और कब ये रजिस्टर हुई सारा रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी एहतसाब अदालत में जमा हो चुकी हैं। नैब का बुनियादी मौकफ इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में यही है कि मुख्तलिफ बेनामी कंपनियां बनाई जाती रही हैं और उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है और बैंक भी कायम किया गया और उसमें अकाउंट्स खोले गए और ये सारा मामला जो था इसमें अहम पेश रफ्त है। ये आखिरी नंबर पर सुहेल रशीद इससे मुताल्लिक बता रहे थे। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां का पानी बगैर ट्रीटमेंट पीने के काबिल हो। चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीकात आबी वसाइल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने खबरदार कर दिया। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान को इंटरव्यू में बताया कि मुज़र सेहत पानी की वजह से पाकिस्तान में कैंसर, बाल झड़ने और जल्द की बीमारियां आम हैं। ये भी कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए बाकायदा निज़ाम ना बनाया तो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। एक्सक्लूसिव में आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PCRWR डॉक्टर अशरफ साहब। आज हम डॉक्टर साहब से वाटर सेक्टर के हवाले से कुछ बातें करेंगे। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और आइंदा सालों में हम क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? हमारा यूजेस बढ़ता जा रहा है, पानी हम पंप ज़मीन से ज़्यादा निकाल रहे हैं और ऑलमोस्ट तमाम अर्बन सेंटर में ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है। कोयटा में अप टू 6 मीटर पर ईयर जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, नीचे जा रहा है और मोर और लेस सिचुएशन जो है वो लाहौर की है। हम अपने घरों में, इंडस्ट्री में, मस्जिदों में उसको लेविशली पूरे तरीके से ज़ाया करते हैं। पानी का जो ज़िया हो गया। और दूसरा यह है कि आप जो पानी आपके पास कुदरत की तरफ से बारिश की शक्ल में आता है उसको रिचार्ज के लिए यूज़ करें। जब तक आप किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, चीज़ को आपको पता नहीं है उसके मुताबिक कि आपके पास ग्राउंड वाटर है कितना और कितना आप निकाल सकते हैं, तो आप मैनेज नहीं कर सकते। तो आपको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पानी निकालते रहे और ज़ाया करते रहे तो ये पानी अवेलेबल नहीं होगा। वो पानी जो आज से 10-15 साल पहले 300-400 फुट के ऊपर पानी था, अब वो 1000 फुट से नीचे चला गया। 200 फुट पे और चले जाएंगे, 400 फुट पे और चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कितने फीसद ज़ेर ज़मीन पानी पाकिस्तान में इस वक्त पीने के काबिल है? इस वक्त कोई अराउंड 70% सैंपल जो हैं वो कंटेमिनेटेड है। ज़्यादातर जो सैंपल हैं उसमें बैक्टीरिया है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जो 100% सेफ पानी प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोराइड का इशू है, जिसकी वजह से ये आपके दांत जो है ना ये टेढ़े होते हैं। आर्सेनिक की वजह से बहुत सारे आपने देखा होगा कि पाँव का कैंसर होता है, छाले बनते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने के साफ़ पानी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। लोग समझते हैं कि ये बोतल वाटर है, ये बड़ा अच्छा पानी है, तो इसको लेते हैं, पीते हैं। शुरू में तो 40% तक ब्रांड जो होते थे वो क्वार्टरली कंटेमिनेटेड वाटर प्रोवाइड कर रहे होते थे, अब 10 से 15% तक रह गए हैं। क्या कोई ऐसा शहर है पाकिस्तान में कि हम बस जनाब टूटी खोलें, नलका चलें और पानी गिलास में भर के पी लें? ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन होप के होना चाहिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी वासा और जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं कि आप घर का टैप खोलें, आपका टैप वाटर शुड बी योर ड्रिंकिंग वाटर। लोग जिस पानी से नहाते हैं उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी यकीनन उस पानी की ही क्वालिटीज़ की ख़राबी है। फैसलाबाद के पानी से अगर आप कुली करें तो आपको पता चलता है कि जी कि आप कोई नमकीन पानी आपको महसूस होता है।
अब अगर उस पानी के साथ ज़ाहिर है कि उसके अंदर नमकियात हैं, साल्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे अगर आप नहाएंगे तो पहला तो बात यह है कि वो साबुन ही नहीं आपके सर से निकलता, स्किन को भी प्रॉब्लम आएंगे, हेयर को तो आने ही आना। मार्गला हिल्स पे सामने ही हमारे हर साल गर्मियों में ख़ास तौर पर जून जुलाई से शुरू होता है आबशारें आना और तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक चलती हैं और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। तो ये पानी किधर जा रहा है सर? ये भी तो हम ज़ाया कर रहे हैं। मेरे कोशिश ये है कि वो हम वहाँ पे रिचार्ज वेल लगा दें ताकि वो जितना पानी आता है बजाय गंदे नालों में जाने की बजाय वो ग्राउंड वाटर में जाए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। और लाहौर की 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी हर रोज़ 70 लीटर फीकस पानी इस्तेमाल करती है, मगर घरों में फराहम किया जाने वाला पानी इस काबिल नहीं कि इसको पिया जा सके। जी हाँ, सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में। हर तरफ है फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर शहरियों की कितारें, जो कितारों में नहीं लगता वो खरीदता है बोतल वाला महंगा पानी। माहिरीन आप कहते हैं कि जब पानी में हर तरह की आलूदगी हो तो कौन टूटी का पानी पीने की हमाकत कर सकता है। अगर आप अपने टैप में देखें कि जब आप अपना नलका खोलेंगे उसमें पानी WHO की या जो आपकी अपनी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। दूसरी तरफ वासा हुकाम के मुताबिक ट्यूबवेल से घर तक तो पानी सही जाता है, शहरियों के घरों में पाइपलाइंस साफ न होने की वजह से पानी में आलूदगी आती है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। एयर वाटर पे जो एतमाद बहाल करना है वो हमारा अब टारगेट है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उस पे हम ये कर रहे हैं कि 1 स्ट्रीट 1 पाइप का हमने एक मंसूबा शुरू किया है जो अगले 3 माह में मुकम्मल करना है हमने। माहिरीन का कहना है कि लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी सिर्फ आलूदगी का शिकार नहीं, इसकी मकदार में भी कमी का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड के 44 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। ट्रेनिंग की इजाजत ताहाल नहीं मिल सकी। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मायूसी का इजहार किया है। इस वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।